हम कल हमने रुधिर खत्म किया था, ब्लड्स खत्म किया था। ओके, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स देखेंगे। ओके, ब्लड ब्लड ग्रुप सर्वप्रथम क्लास कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किए थे। ओके, कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया था कि जो ह्यूमंस हैं उनके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। ओके, ब्लड ग्रुप पे क्लास आपके पीसीएस या सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस जरूर बनाता है, मतलब जरूर का मतलब मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली काफी चांसेस हैं ब्लड ग्रुप में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम आपको ब्लड ग्रुप्स पढ़ा देते हैं, कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप होते क्या हैं। फिर ब्लड ग्रुप की जो क्वेश्चन बनता है, जो ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी, मतलब एक जो एक पर्सन का खून किस पर्सन को दिया जा सकता है और किस पर्सन को दिया नहीं जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ क्या, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? गलत, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ओके, तो ये आपके, ओके, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसीवर। ओके, और यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं है गाइस। ओके, हमेशा स्टूडेंट्स इस चीज में गलती करता है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा पूछता हूँ सर ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ओके, क्लियर गाइस? तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुप्स, हेडिंग डाली क्लास ब्लड ग्रुप्स। लिखिए, हमारे शरीर में रुधिर, हमारे शरीर में रुधिर की कई कोशिकाएं होती हैं, रुधिर की कई कोशिकाएं होती हैं। साथ ही साथ, साथ ही साथ हमारा रुधिर या मनुष्यों का रुधिर कई समूह में विभाजित भी किया जा सकता है, कई समूह में विभाजित भी किया जा सकता है। फिर हम सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर, आई होप लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में तो लिख सकते हो, कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया, पता लगाया कि मनुष्यों में रुधिर सबका समान नहीं होता, कि मनुष्यों में रुधिर सबका समान नहीं होता, समान नहीं होता। और रुधिर आधान की सफलता के लिए आवश्यक है, रुधिर आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आधान की सफलता के लिए आवश्यक है कि रुधिर दाता और रुधिर लेने वाले रोगी का रुधिर समान हो। रुधिर लेने वाले रोगी का रुधिर समान हो, अन्यथा रोगी के रुधिर में पहुंचते ही, अन्यथा
रोगी के रुधिर में पहुंचते ही दाता के रुधिर के लाल रुधिराणु दाता के रुधिर के लाल रुधिराणु दाता के रुधिर के लाल रुधिराणु परस्पर बड़े बड़े समूह में चिपकने लगते हैं। परस्पर बड़े बड़े समूह में चिपकने लगते हैं। परस्पर बड़े बड़े समूह में चिपकने लगते हैं। इससे रुधिराणुओं का अभिश्लेषण 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 क्लंपिंग क्लंपिंग CLUMPING क्लंपिंग अभिश्लेषण कहा जाता है और रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। विराम। देखिए क्लास, रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। रुधिर के प्रतिजन मतलब एंटीजेंस, ब्लड एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। रुधिर के प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी कार्ल लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि मानव के लाल रुधिराणुओं की कोशिका मानव के लाल रुधिराणु की कोशिका और रुधिर के प्लाज्मा में एक प्रोटीन पदार्थ होता है कोशिका में उपस्थित पदार्थ को प्रतिजन कहते हैं। कोशिका में उपस्थित पदार्थ को प्रतिजन एंटीजेंस प्रतिजन मतलब एंटीजेंस कहते हैं और प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ को प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। कोशिका में उपस्थित पदार्थ को प्रतिजन कहते हैं तथा प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ को प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन प्रतिजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के रूप होते हैं। दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के रूप होते हैं जिन्हें ए व बी से चिन्हित किया जाता है। जिन्हें ए व बी से, कैपिटल ए कैपिटल बी से चिन्हित किया जाता है। प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं जिन्हें 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 एंटी ए या ए रोधी, हिंदी में ए रोधी, ए रोधी और एंटी बी या बी रोधी।
विरोधी नहीं है, विरोधी। ओके, विरोधी कहते हैं। ए ए प्रतिरक्षी की उपस्थिति में ए प्रतिरक्षी की उपस्थिति में बी एंटीजन या बी प्रतिरक्षी, बी प्रतिजन अत्यधिक चिपकने लगता है। ए एंटीजन की उपस्थिति में, ए प्रतिरक्षी की उपस्थिति में बी प्रतिरक्षी, मतलब अगर ए वाले ब्लड ग्रुप को बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो उसमें जो बी है वो कोगुलेट करने लग जाता। कोगुलेट मतलब क्लंपिंग, मतलब अभिश्लेषण करने लग जाता। ए एंटीजन, ए प्रतिरक्षी की उपस्थिति में बी प्रतिरक्षी अत्यधिक चिपकने लगता है और लाल रुधिराणुओं का अभिश्लेषण हो जाता है, क्लंपिंग। और लाल रुधिराणुओं का अभिश्लेषण हो जाता है। विराम। तो लिखे मानव के विभिन्न रुधिर वर्ग, मानव के विभिन्न रुधिर वर्ग असहयोग आंदोलन में, नागपुर सेशन में, नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन पास हुआ था। ठीक है, नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस नेता ने रखा था? असहयोग आंदोलन तो खत्म हो चुका है। नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस नेता ने रखा था? You people are not revising the things. एग्जाम बस 1 महीने दूर है। ऑप्शन दे। ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमध्य रेखा से सबसे, भूमध्य रेखा के रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना शायद, त्रिज्या। भूमध्य रेखा से के या पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी पे कौन सा पर्वत स्थित है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपकी हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी पे स्थित पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत। रील्स बहुत देखते हैं, है ना? जय भोलेनाथ है। हम्म हम्म, हम्म। कैलाश पर्वत जो रील बनी है ना, वो कहते हैं कैलाश पर्वत की दूरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बराबर नहीं है, मतलब उत्तरी ध्रुव का दुगना दक्षिणी ध्रुव का है वो कैलाश पर्वत की दूरी। वो रील्स बाई चांस मैंने भी देखी थी। ओके। अच्छा, वो कौन सी पर्वत श्रेणी जो अपने बेस से सबसे ऊंची है? बेस, तल से, तलहटी से सबसे ऊंची। मैं फिर वही बोलूंगा, हुनूस दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली दूर है। हाँ बोल दो, माउंट एवरेस्ट ना, 8848। माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सर ये तो किताब में ही नहीं दे रखा है। पर सर सिविल सर्विस पूछ लेता है सर। सिविल सर्विस में आपको कब मालूम है, पर ये ध्यान रखना है आपके कॉम्पिटिटर्स को ना, आपको आपसे बहुत मालूम है, बहुत ज्यादा। और ये पीसीएस अगर एग्जाम आप कर रहे हैं तो सिर्फ सीट कितनी है? 180
9, सिर्फ 189 सीट्स। मैं तो कहता 189 तो फैकल्टीज होंगे, हमारे यहाँ जितने फैकल्टीज हैं सबने भरा, मतलब मेरे को छोड़ करके बाकी सभी ने भरा। आपके आनंद सर भरे हैं, बड़ौनी सर भरे, बड़ौनी सर ने तो इस बार का इंटरव्यू भी दिया, ओके बड़ौनी सर ने भरा। टोटल अगर सारे उत्तराखंड की जितनी फैकल्टीज है ना जो पढ़ाते हैं संस्थान में, उनका ही सम मिला तो 189 से वो होंगे। और कंपटीशन सिर्फ एक ही लॉ जानता है, ये चीज अपने दिमाग में भर लेना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसकी नॉलेज सबसे ज्यादा उसका सिलेक्शन सबसे पहले, या नॉलेज ज्यादा हो और नॉलेज के साथ उस समय उस दिन उसका लक भी थोड़ा बहुत हो, ये भी एक फैक्टर है। आखिरी में आखिरी का 5-10% ना लक ही ऊपर करता, उस दिन आपका दिन है, आपने जो चीज किया वो तुक्का भी मारा, वो तुक्का भी सही हो गया। ओके दैट इज द थिंग, ध्यान रखना। माउंट चिम्बरेज़ो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी में स्थित है। मैं चीजों को, मेरे सिलेबस में क्या होता है, मैं थोड़ा मतलब मेरी मजबूरी है गाइस, मैं थोड़ा डिटेल से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज छात्र रहा हूं और मोस्टली मैंने जितने यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम है ना सारे क्वालिफाई किए। आईएएस का प्रीलिम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, और जिसमें मैंने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ मेंस की तैयारी की। मेंस के लिए दिल्ली में गाइडेंस ली थी, क्योंकि तब देहरादून में कोई इंग्लिश मीडियम संस्थान था नहीं। ओके, माउंट मौना किया आपके बेस का सबसे ऊंचा पहाड़, ये देखो, ये कल मैंने पढ़ाया था। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है समुद्र तल से। माउंट चिम्बरेज़ो अर्थ के सेंटर से सबसे दूरी में स्थित पर्वत, और माउंट मोना किया बेस से सबसे ऊंचा। ये किताबों में नहीं दे रखा रहता। मेरे स्टूडेंट्स कई बार इंग्लिश मीडियम सर ये कौन सी किताब है, कोई किताब में दे ही नहीं है। आपको इसके लिए अच्छे फैकल्टी को पकड़ना पड़ेगा, क्लासेस को पकड़ना पड़ेगा, और वहां नोट्स पूरे करने पड़ेंगे। ये सेल्फ ज्ञान से कुछ नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में इतने सारे फैक्ट्स है ना, नहीं कर सकते। विश्व में सबसे बड़ी मरुस्थल, डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा डेजर्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट विश्व का। ओके, और समझ रहे हो ना क्लास, ये छोटे छोटे, ये आपको बता दो ये यूपीएससी लेवल के है ही नहीं, ये सब पीसीएस लेवल की चीजें हैं। ओके, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बाद आर्कटिक, आर्कटिक के बाद तीसरे नंबर पे सहारा, तीसरे नंबर पे सहारा। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास ने रखा था, सीआर दास ने रखा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास ने रखा था। ओके, चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने जब आपके वापस लिया था असहयोग आंदोलन, तो किस तारीख को वापस लिया था? 12 फरवरी। वेरी गुड। उस समय गांधी जी किस शहर में थे? ये यही पीसीएस ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन उठाता है, ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये टोटली पीसीएस वाले क्वेश्चन है। किस तारीख को गांधी जी ने, उत्तराखंड तो फैक्ट पूछता, किस तारीख को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था? 10 मार्च 1922। ओके, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया था। किस जज ने गांधी जी के खिलाफ सजा उठाई? किस शहर के जज थे? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सीएन ब्रूनफील्ड, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का। किस जज ने गांधी जी के को कितने वर्ष की सजा दी थी? 6 वर्ष की सजा दी थी। किस बीमारी के कारण गांधी जी जेल से वापस आ गए थे? हर्निया। बहाना के मतलब, अब एग्जाम, अब हम वहां ये थोड़ा लिखेंगे कि बहाना दिया था, जो बीमारी थे वो बीमारी, हर्निया के ऑपरेशन के कारण गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखो। और गांधी जी उस शहर में थे बारदोली, 12 फरवरी
1922 को बारदोली शहर में से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ओके, तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं बेटा, देख लेना, रिवीजन कर लेना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वही चीज मैं आपको यहाँ रिपीट करा दूंगा, पर हाँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट, मुझे इतना मालूम है कि ये चीज आपको नहीं पढ़ाई गई होगी या हो सकता है टीचर के दिमाग से निकल गया हो, क्योंकि क्लास, मैंने कहा ना, मैं सिविल सर्विस की तैयारी, अभी भी तैयारी चल ही रही है, सिविल सर्विस की तैयारी वर्ष 2000 से कर रहा हूं, और आज हो गया है 2024। तो यहाँ देहरादून में जितनी फैकल्टीज है ना, उससे वन ऑफ द सीनियर फैकल्टी में। और मेरी खास बात क्या है, मैं दोनों भाषा में पढ़ा सकता हूँ, मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। तो बाकी फैकल्टीज हम मेरे से जो लैक करती हैं वो एक्सपीरियंस में लैक करती हैं। 2000 से मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, तब मैंने सिविल सर्विस की तैयारियां उठाई थी, तो मैंने सिविल सर्विस पढ़ना, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू किया था। आपके सुमित सरकार, विपिन चंद्रा, ये सब किताबें पढ़ना शुरू किया था ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से, तो तब से मैंने तैयारी शुरू हुई थी। उसका पहला मेरे को सफलता मिली कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, मैं प्रैक्टिकल भी दे नहीं पाया था, मेरा सीडीएस क्वालिफाई हो गया। आपके छोटे छोटे एग्जाम क्वालिफाई होने लग जाए ना, तो समझ लीजिए आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही। बट अगर छोटे छोटे एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, जैसे सपोज आयुष जी अगर सीडीएस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आयुष जी की बिल्कुल तैयारी सही जा रही है। और छोटे छोटे एग्जाम भी नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, तो फिर विवेचना की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सीएपीएफ भी 2004 में बगैर मेरे किसी कोचिंग के क्वालिफाई करूंगा, सिर्फ घर बैठे तैयारी से। इसीलिए जब बच्चे कहते हैं ना कि ये चीज हो नहीं सकती, तो लिटरली मेरे को आश्चर्य होता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, सर आप बैठ करके पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सीएपीएफ सीडीएस जैसे एग्जाम यूपीएससी जो लेता है, वो मैंने बगैर कोचिंग के निकाले। मैं सिर्फ दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करने गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन बगैर कोचिंग के हुआ, सिर्फ घर में बैठे पढ़ाई गई। तो सर, और इसीलिए ये जो एग्जाम जो छोटे से मैंने तैयारी की है, फैक्ट्स संग्रहित की है मैंने। कौन सा फैक्ट्स किसमें, कल मैंने अर्थ के सारे फैक्ट्स, क्योंकि अभी सेकंड चैप्टर ये मोशन ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के जितने फैक्ट्स हैं, अर्थ का, पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच, वेरी गुड। मैरियाना ट्रेंच से नीचे गहरा कोई बिंदु है पृथ्वी का मानव निर्मित? और है अगर कहां है? रूस में है। कहां है बेटा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, रूस में है 12 किलोमीटर। ओके, पर वो सिर्फ 9 इंच का छेद है, सिर्फ 9 इंच का छेद है। ओके, ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बट डेफिनेटली जब मैं इस क्लास में आता हूं, तो मैं एक चीज देखता हूं कि कल मैंने इंग्लिश मीडियम में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, वो चीज आपको भी रिपीट कर दे रहा हूं कि क्या पता चला कब क्वेश्चन कैसे आ जाए। आप देखोगे अभी जो एग्जाम आ रहा है या उसके बाद जो एग्जाम आ रहा है, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैंने डिक्टेट नहीं कराए हैं, सिर्फ क्लास में डिस्कस किए। क्योंकि हर बार यही आता है, बच्चे यही बोलते हैं, सर ये चीज आपने डिक्टेट नहीं कराई थी, बस क्लास में बोली थी, और वही चीज एग्जाम में क्वेश्चन बन जाती है। ओके, तो ये चीज जो फैक्ट्स बता रहा हूं, इसको कहीं ना कहीं कॉपी में एस्टेरिस्क डाल करके नोट कर लेना, कि जब कभी रिवीजन करोगे ना, तो ये दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज ये थी। ठीक है गाइस? ओके, लिखिए क्लास। मानव के विभिन्न रुधिर वर्ग लाल रुधिराणुओं की कोशिका में उपस्थित, लाल रुधिराणुओं की कोशिका में उपस्थित, लाल रुधिराणुओं की कोशिका में उपस्थित प्रतिजन, कोशिका में उपस्थित प्रतिजन प्रतिजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने, प्रतिजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने लैंडस्टीनर ने मानव के रुधिर को 4 श्रेणियों में बांटा।
मानव के श्रेणियों को 4 उधर रुधिर में बांटा। जिन्हें रुधिर वर्ग कहा गया, जिन्हें रुधिर वर्ग कहा गया, इसको ऐसे लिखा हुआ क्लास, जिसे रुधिर, जिन्हें रुधिर वर्ग कहा गया। ये अब किसी को भी कोई बता सकता है ये सर वो कैसे लाते हैं? हम्म, हम्म, इसमें टेबल भी बनाई जाती है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, एक टेबल बना लीजिए क्लास। यहाँ रुधिर वर्ग लिखिए, यहाँ रुधिर वर्ग लिखिए, यहाँ रुधिर वर्ग लिखिए, यहाँ पे प्रतिजन लिखिए। इंग्लिश में लिखा जाता है एंटीजन, प्रतिजन लिखिए। यहाँ प्रतिरक्षी लिखिए, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। ओके, लिखिए क्लास। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए, प्रतिजन में लिखिए ए, और प्रतिरक्षी एंटी बी या बी रोधी। एंटी बी को हिंदी में कहते हैं बी रोधी। हाँ जी सर, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया है? ओके, बी, बी कैरियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ओके, बी, वर्ग बी, प्रतिजन बी, प्रतिजन बी, प्रतिरक्षी एंटी ए या ए रोधी, ए रोधी। नेक्स्ट लिखिए ए बी, ए बी, प्रतिजन ए तथा बी, प्रतिजन ए तथा बी, प्रतिरक्षी कोई नहीं। जब क्योंकि कोई प्रतिरक्षी नहीं रहती इसीलिए ए बी ग्रुप है, वो सभी से ब्लड ग्रुप। किसी का है ए बी पॉजिटिव, जिसका ए बी पॉजिटिव वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसमें एंटीजन कोई नहीं, सॉरी एंटीबॉडीज कोई नहीं है, एंटीबॉडीज ए बी में कोई नहीं है। ओके, और रुधिर वर्ग ओ, ओ, प्रतिजन कोई नहीं, कोई एंटीजन नहीं है ओ में, प्रतिरक्षी एंटी बी एंटी ए दोनों प्रेजेंट होती हैं, एंटी बी और एंटी ए, एंटी बी और एंटी ए। लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन। भारत में सर्वाधिक रुधिर वर्ग वालों की संख्या, भारत में सर्वाधिक रुधिर वर्ग वालों की संख्या कोई गेस कर सकता है? बी पॉजिटिव है, वेरी गुड। दो हैं बेटा, एक ओ है और बी पॉजिटिव। ओके, देखिए भारत में सर्वाधिक रुधिर वर्गों की संख्या ओ और बी पॉजिटिव है, ओ और बी पॉजिटिव है। उसके बाद ओ बी पॉजिटिव है, प्रत्येक का 34.5% जनसंख्या है, प्रत्येक का 34.5% जनसंख्या है।
प्रत्येक का 34.5% जनसंख्या है। जनसंख्या है। इसके बाद ए रुधिर वर्ग आता है, इसका 23.5% जनसंख्या है। इसका इसके बाद ए वर्ग आता है जिसका 23.5% जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाले ए बी हैं, जिस सबसे कम जनसंख्या वाले ए बी हैं, जिसका केवल 7.5% जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाले ए बी हैं जिसका केवल 7.5% जनसंख्या है। विराम। लिखिए नेक्स्ट लाइन। ये क्लास रुधिर वर्गों का महत्व तथा रुधिर आधान, रुधिर वर्गों का महत्व तथा रुधिर आधान। रुधिर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड चढ़ाया जाता है। आधान मतलब ट्रांसफ्यूजन, TRANSFUSION। रुधिर वर्गों का महत्व तथा रुधिर आधान। लिखिए जैसा कि उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ये ABCD जो मैंने बताया, जैसा कि उपरोक्त में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य में लाल रुधिराणुओं के प्रतिजन और प्लाज्मा के, लाल रुधिराणुओं के प्रतिजन और प्लाज्मा के जैसा कि उपरोक्त में बताया गया, उपरोक्त मतलब जो मैंने अभी चार्ट बनवाया, उपरोक्त में बताया गया कि लाल कि प्रत्येक मनुष्यों में लाल रुधिराणु के प्रतिजन और प्लाज्मा के प्रतिरक्षी का तालमेल, प्लाज्मा के प्रतिरक्षी का तालमेल ऐसा होता है, प्लाज्मा के प्रतिरक्षी का तालमेल ऐसा होता है कि साधारणता कि साधारणता कि साधारणता रुधिराणुओं का अभिश्लेषण की कोई संभावना नहीं होती, कि रुधिराणुओं का अभिश्लेषण की कोई संभावना नहीं होती। अभिश्लेषण, अभिश्लेषण तो लिख लेंगे ना, अभिश्लेषण की कोई संभावना नहीं होती। कोई संभावना नहीं होती। अतः रुधिर आधान सामान्यता, रुधिर आधान सामान्यता सवर्गीय, रुधिर आधान सामान्यता स्वर्गीय मत लिख दीजिएगा, ओके। सवर्गीय मतलब सेम ग्रुप, सवर्गीय व्यक्तियों के बीच उत्तम होता है, सवर्गीय व्यक्तियों के बीच उत्तम होता है। फिर भी फिर भी आवश्यकता पड़ने पर फिर भी आवश्यकता पड़ने पर आंतरवर्गीय रुधिर आदान किया जा सकता है। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर आंतरवर्गीय, आवश्यकता पड़ने पर आंतरवर्गीय रुधिर आदान किया जा सकता है, आंतरवर्गीय रुधिर आदान किया जा सकता है, जो कि निम्न चार्ट के अनुसार है, जो कि
निम्न चार्ट के अनुसार है, ये कॉपी कर लो। ओके, ब्लड टाइप ए ये प्रतिरक्षी है। ओके, प्रतिरक्षी थोड़ा इंग्लिश का है। ब्लड ए किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ब्लड बी किसको दे सकता है? बी ए बी को दे सकता है। ब्लड ए बी ए और बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। ओके, पर रिसीव इससे कर सकता है। ओ एंटीजन को सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ध्यान रखना क्लास, रुधिर से इस एरिया से जो आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, अभी मैं इसके बाद डिक्टेशन दूंगा, कि अगर हस्बैंड वाइफ का अलग अलग ब्लड ग्रुप है तो संतान का क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये भी आपको पढ़ा दूंगा। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का अलग अलग ग्रुप है तो उनसे होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। ओके, इससे भी आपके पीसीएस और आईएएस में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बने हैं। समझ में आया ना क्लास? कॉपी हो गया ना? लिख लो क्लास, कॉपी लिख लो। यस सर। ए बी सबसे पीछे कर दीजिए स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, वो क्या बोल रहे हैं आप? ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि उसमें कोई भी आपके एंटीजेंस प्रतिरक्षी नहीं होते। ओके, सॉरी, वो एंटीबॉडीज नहीं होते जो कि कोगुलेट करते, थक्का जमते। ओके, कॉपी कर लीजिए ऑनलाइन वाली, फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। और अगले सोमवार को, क्योंकि आज बुधवार है, अगले सोमवार को आई विल स्टार्ट विद हार्ट। क्लियर है? अगले सोमवार, और सॉरी सर, अगले सोमवार को तो आपका ऑफ रहेगा, बकरीद है। बकरीद है, ओके, बकरीद की छुट्टी रहेगी भाई, सेकुलर संस्थान। ओके, तो मेन मेन त्योहार का तो भाई हम होली दिवाली की 3 या 4 दिन की छुट्टी रखते हैं। ओके, उनके त्योहार की 1 दिन की छुट्टी तो बनती है। ओके, बकरीद पे आपका 17 तारीख को ऑफ रहेगा, कंप्लीट ऑफ रहेगा, इंस्टीट्यूट विल क्लोज। क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, भले ही इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 2 हैं मनाने वाले और हिंदी मीडियम में 1 है, आयशा ऑनलाइन। ओके, तो ये भी बकरीद मनाएंगी। ओके ओके, नहीं आप भी मना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा त्योहार पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगले सोमवार ऑफ रहेगा, मंगलवार को क्लासेस होंगे। ओके, सोमवार विल बी कंप्लीट ऑफ। ओके, ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया। अब एक जो कर रहा हूं उसको भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा लेक्चर बचेगा। माता पिता का रुधिर वर्ग, संतानों के लिए रुधिर वर्ग, संभव संभव। ओके, ये कॉपी कर लो। बस इसे बेटा लिखना तो तब भी पड़ेगा, लिखने दिख नहीं रहा, देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। पर जैसे कहते नहीं, व्हाट्सएप में मैं भी कई बार चीजें स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, अब लेके भूल गया, 6 महीने 5 महीने बाद जब वो मेरे मेमोरी फुल की चीज आती है तो एक झटके में कहता था डिलीट ऑल द वो चीज। और कई बार होता है इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसमें डिलीट कर देता हूं। तो इसलिए तभी मैं कह रहा था, भेज तो मैं आपको व्हाट्सएप में सकता हूं, पर कॉपी तब भी आपको करना पड़ेगा। अगर माता पिता का ओ है तो संभव ओ है, असंभव ए बी है। माता पिता ओ ए है या ए है,
ध्यान रखना, अब यहां पे ये बात ध्यान रखना बेटा, ये वाली बात, जब ए हो तब भी ओ हो सकता है, ये वाली बात ध्यान रखना। ओ ए हो तो समझ में आता है, जब ए है तब भी ओ हो सकता है। ओके, ऐसे ही जब बी हो तब भी ओ हो सकता है। ए बी हो तब भी ओ हो सकता है, और ओ ए बी हो तो ए भी हो सकता, ओ नहीं हो सकता। इसीलिए यहां ये कंफ्यूजन वाला चार्ट है, इससे अच्छी तरह से देख लेना, यहां से क्वेश्चन बने हैं। 4-5 बार चार्ट देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली मतलब अगर तब होता है, इसे अभी आर एच फैक्टर का बढ़ा देंगे नेगेटिव का। दिक्कत तब होती है जब हस्बैंड पॉजिटिव होता है और वाइफ नेगेटिव होती है, आर एच नेगेटिव, तब दिक्कत होती है। पहले बच्चे में तो नहीं दिक्कत होती, सेकंड बच्चे में दिक्कत होती है। ये भी आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन चुका है, पर यूपीएससी का क्वेश्चन। ओके, पहले दिक्कत होती थी क्योंकि पहले साइंस इतनी विकसित नहीं था, अब तो साइंस बहुत, मेडिकल साइंस बहुत विकसित हो गई, अब तो बहुत नॉर्मल फैक्टर है। ओके, पर पहले दिक्कत होती थी, तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि आर एच पॉजिटिव, इसे कहते हैं इंग्लिश में आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव कंपैटिबिलिटी, कि अगर आर एच पॉजिटिव मेल की शादी आर एच नेगेटिव फीमेल से हो जाती है तो उनके पहले बच्चे में तो दिक्कत नहीं आएगी, पर दूसरे बच्चे में क्या होगा, फीमेल के ब्लड में, क्योंकि जब बच्चा और बाय चांस आर एच पॉजिटिव बच्चा हो, मतलब मदर आर एच नेगेटिव है, पर उनकी उसके गर्भ में, मां के गर्भ में जो बच्चा बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, वो आर एच पॉजिटिव है। मिसमैच हो गया ना, मदर का नाम। तो क्या है भाई, क्योंकि बच्चा मां के ही से ही, प्लासेंटा से ही सारा भोजन वोजन ग्रहण करता है, तो ब्लड मिक्स होता है, तो मां के ब्लड में ना आर एच पॉजिटिव के एलिमेंट्स पहुंच जाएंगे, पहला बच्चा इन जनरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मां के ब्लड में जो आर एच नेगेटिव है उसमें आर एच पॉजिटिव के कण पहुंच गए हैं, तो जब दूसरा बच्चा होता है, होने की कोशिश होता है, तो अगर वो भी आर एच पॉजिटिव, तो उस आर एच पॉजिटिव के कण से मां के में एंटी आर एच, एक तरीके से प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी, वो उस बच्चे के भ्रूण के ऊपर अटैक करेंगी। इससे क्या होता है, सीव्र एनीमिया हो जाता है बच्चे को, मां को भी सीव्र एनीमिया हो जाता है, और बड़ी कंडीशन में जान जाने तक का खतरा होता है मां और बच्चे दोनों की। पर ये मैं बता रहा हूं 1980-90 तक होता था, अब 2000 से साइंस ऐसी हो गई है, वो ऐसे इंजेक्शन ऐसी दवाइयां देते हैं कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहते हैं। पर ये यूपीएससी के प्रीलिम्स की क्वेश्चन बन चुका है, यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन चुका है प्री में। तो आखिर व्हाट इज आर एच कंपैटिबिलिटी, तो दिक्कत तब नहीं आएगी कि अगर हस्बैंड आर एच नेगेटिव हो, माँ आर एच पॉजिटिव हो, दिक्कत तब आएगी जब हस्बैंड आर एच पॉजिटिव हो और माँ आर एच नेगेटिव, वो भी सेकंड बच्चे में दिक्कत आएगी, पहले बच्चे में दिक्कत नहीं। ओके, लास्ट वाला बेटा ये है, मैं आखिरी वाली लाइन ना, ए बी, अगर ए बी वर्सेस ए बी इंटू ए बी, तो ए बी बनेगा और ओ असंभव है, ओ असंभव। ओके, मेरा भी ए बी पॉजिटिव है, ओके, आई एम आल्सो ए बी पॉजिटिव। ओके, माय फादर का ब्लड ग्रुप ए रहा था, मेरे मदर का जो ब्लड ग्रुप रहा था वो बी रहा था। ओके, मेरा ब्रदर बी पॉजिटिव है। ओके, मेरे दोनों बच्चे बी पॉजिटिव है। ओके, क्लियर है गाइस? ठीक है गाइस, ये नोट कर लेना, और ये एग्जाम में पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आ जाता है, ये एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओ ए बी, ओ इंटू ए बी में ओ नहीं बन सकता, मतलब वो सॉरी, मतलब ओ ए बी रहेगा, संभव है, ओ नहीं हो सकता, असंभव है वो। तो ये सर एक बार में याद नहीं होगा, इसे आपको 2-3 बार जब खुद अपने हाथ से लिखोगे ना,
तो याद हो जाएगा। समझ में आ गया क्लास? हेडिंग डाल लीजिए क्लास, रुधिर दान, या एक एक लाइन, कुछ और लाइन, 2-3 लाइनें और लिख लो, 2-3 लाइनें और बता रहा हूं क्लास। भारत में सबसे ज्यादा रुधिर वर्ग ओ पॉजिटिव है। भारत में सबसे ज्यादा रुधिर वर्ग ओ पॉजिटिव है। सबसे कम रुधिर वर्ग ए बी नेगेटिव है। सबसे कम रुधिर वर्ग ए बी नेगेटिव है किसी का यहां ए बी नेगेटिव? सलाह दी जाती है जिनका ए बी नेगेटिव है अपने पर्स या अपने पास एक कार्ड रखा करें जिनके पास ए बी नेगेटिव है, क्योंकि भाई सिंपल बात है, किसी को क्या मालूम होता कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, चीज हो जाए, तो मतलब क्योंकि ए बी नेगेटिव के पास हमेशा अपना कार्ड होना चाहिए अपने ब्लड ग्रुप का, क्योंकि सबसे रेयरेस्ट है, ब्लड बैंक में इतनी आसानी से ए बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, आरएच तत्व, आरएच तत्व, आरएच तत्व, आर एच तत्व। ओके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर। ओके, आर एच स्टैंड्स फॉर एनीबडी इन द क्लास? साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट नेम आर एच। नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं पता तो आप बता रहे। आर एच स्टैंड्स फॉर रेहेसस, रेहेसस, रेहेसस बंदर को कहा जाता है। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ये दो लोगों ने पता लगाया था, उन्होंने बंदर का खून निकाला था और उनमें ये तत्व देखा आर एच का। फिर मनुष्यों का खून निकाला, उनमें भी देखा ये आर एच फैक्टर। तभी से जो बंदर का आर एच फैक्टर था वही नाम इन्होंने ह्यूमन बीइंग का ले लिया। तो आर एच का मतलब साइंटिस्ट नेम नहीं है, रेहिसस है, RHESUS। बंदर को साइंटिफिक नेम रेहिसस होता। ये कॉमन बंदर होते हैं ना जो घरों पे उत्पात मचाते हैं, इन्हें रीसस मंकी तो कहा जाता है, रीसस मंकी, रेहिसस। ओके, आर एच, आर लिख लीजिए क्लास। सर्वप्रथम लैंडस्टीनर तथा वीनर ने, सर्वप्रथम लैंडस्टीनर, सर्वप्रथम लैंडस्टीनर तथा वीनर ने 1940 में, 1940 में रिहिसस, रिहिसस, रिहिसस को ही आरएच कहा जाता। ध्यान रखना, जिनमें आरएच प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाते हैं? आरएच पॉजिटिव। जिनमें आरएच नहीं होता है वो क्या हो जाते हैं? आरएच नेगेटिव। जिनमें मतलब सामान्य समझने के लिए, जिनमें बंदर जैसा वो मतलब चीज मौजूद रहती है, आरएच पॉजिटिव। जिनमें नहीं होते वो आरएच नेगेटिव। मैक्सिमम आरएच पॉजिटिव, मैक्सिमम आरएच पॉजिटिव, मतलब 98% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है। ओके, सिर्फ 2% आरएच नेगेटिव ब्लड तभी थोड़ा कम होता है, आरएच नेगेटिव। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिएगा। इन्होंने 1940 में रीसस बंदर, रीसस बंदर के लाल रुधिराणुओं की कला में, के लाल रुधिराणुओं की कला में एक पता, कला में एक प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाया, एक प्रतिजन की उपस्थिति का पता लगाया उपस्थिति का पता लगाया और इसे रीसस तत्व, रीसस तत्व या आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। रीसस तत्व और आरएच फैक्टर का नाम दिया गया विराम। लिखिए,
मनुष्यों में साधारणता करीब 92% आबादी RH पॉजिटिव होती है। RH पॉजिटिव होती है या RH सकारी, हिंदी अगर प्योर वर्ड में देखा जाए RH सकारी, पॉजिटिव को सकारी बोला जाता है हिंदी, प्योर हिंदी में RH सकारी होती है। और केवल 8% आबादी RH नकारी होती है, RH नकारी होती है। अभी जो जिस पे क्वेश्चन बना था ना प्रीलिम्स का, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। उसे उसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, RH फैक्टर्स के एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसी पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना था IAS के। ओके, यूरोपियन आबादी का 85%, यूरोपियन आबादी का 85% RH शाकाहारी है। भारतीयों का 97% RH शाकाहारी है। भारतीयों का 97% RH शाकाहारी है, याद रहेगा ना। ओके, लिखे रुधिर आधान में RH तत्व का महत्व, रुधिर आधान में RH तत्व का महत्व। देखिए, रुधिर आधान में अगर किसी RH नकारी को RH सकारी रुधिर चढ़ा दिया जाए, यदि किसी रुधिर आधान में यदि किसी व्यक्ति को, किसी RH नकारी व्यक्ति को RH सकारी व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाए, तो प्रापक के प्लाज्मा में धीरे धीरे RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं, RH नकारी प्रतिरक्षी बन जाते हैं। तो प्रापक के प्लाज्मा में धीरे धीरे RH नकारी प्रतिरक्षी बन जाते हैं। विराम। इन प्रतिरक्षियों की मात्रा कम होने के कारण इन प्रतिरक्षियों की मात्रा कम होने के कारण प्रापक पर तुरंत कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, प्रापक पर तुरंत कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु परंतु यदि ऐसे प्रापक को दोबारा किसी RH सकारी व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाए, ऐसे प्रापक को दोबारा RH सकारी व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया जाए, तो इन प्रतिरक्षों के कारण लाल रुधिराणु चिपकने लगेंगे, इन प्रतिरक्षों के कारण लाल रुधिराणु चिपकने लगेंगे और प्रापक की मृत्यु हो सकती है।
और प्रापक की मृत्यु हो सकती है। और यही चीज पवन जी मैंने अभी आपको समझाई थी, जब RH नेगेटिव मदर होती है ना, पहले बच्चे में दिक्कत नहीं होगी, पर क्योंकि RH, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो माँ के खून में कुछ RH पॉजिटिव के अंश गए होंगे, क्योंकि ब्लड मिक्स होता है, माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स होता है, तो कुछ अंश गए होंगे, तो एंटीजेंस बन चुके होते हैं RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। बट अगर सेकेंड बच्चा भी RH पॉजिटिव होता है तो वो एंटीजेंस बढ़ जाते हैं, वो माँ के ब्लड को भी चिपकने लग जाते हैं और बच्चे के ब्लड के लिए भी हानिकारक होते हैं, और इसी में माँ और बच्चे को या तो तीव्र एनीमिया हो जाता है, और फिर एक्सट्रीम केस में, मतलब बहुत विषम परिस्थितियों में, मृत्यु तक। और इसी को एर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटालिसिस कहते हैं, और यही आपके यूपीएससी के क्वेश्चन में बना था कि एर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटालिसिस किस फैक्टर से आता है, तो RH फैक्टर से आता है, जब माता पिता का अलग अलग RH फैक्टर हो। ओके ओके, लिख लीजिए, चिपकने लगेंगे और प्राप्त की मृत्यु हो सकती है। रुधिर आधान में अब अतः रुधिर आधान में अब ABO रुधिर वर्गों के एक साथ, बेटा एक साथ ही बोलते हैं ना, ABO मतलब 3 तरह के वर्ग होते हैं ना, ABO रुधिर वर्गों के एंटीजनों की भांति RH तत्व का पहले से पता लगाना आवश्यक है। RH तत्व का पहले से पता लगाना आवश्यक है। यहाँ कोई है RH नेगेटिव? वैसे भी 97% RH पॉजिटिव है। ओके ओके, RH तत्व का पहले से पता लगाना आवश्यक है, तो ध्यान रखना, मतलब कोई अगर RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया जाए, पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर उसे फिर से ब्लड की जरूरत होती है और बाय चांस RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो वही होगा, ब्लड धक्का जमने लग जाएगा, कोगुलेशन जमने लग जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, और वो हार्ट फेल कर सकता है। क्लियर क्लास? लिख लीजिए, ऐसी ही स्थिति तब होती है जब मां RH नेगेटिव, जब मां RH नकारी हो और उसके गर्भ में पल रहा शिशु RH सकारी हो, उसके गर्भ में पल रहा शिशु RH सकारी हो। पहले शिशु में यह कम घातक होता है, घातक तब भी होता है पर कम घातक होता है, हल्का एनीमिया हो जाता है बच्चे को और मां को। ओके, एनीमिया समझते हैं ना, एनीमिया में किसकी कमी होती है? आयरन की। ओके ओके, पहली शिशु में यह कम घातक होता है, परंतु दूसरे शिशु में माता के रुधिर में RH प्रतिरक्षी का संश्लेषण हो जाता है, RH प्रतिरक्षी का संश्लेषण हो जाता है, और अगर दूसरा शिशु भी RH शाकाहारी हो, तो इससे शिशु और माता में रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शिशु और माता में रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिसिस कहते हैं।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया क्लास? तो यहाँ पे हमने आपका ब्लड का जो एरिया है कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अगले मंगलवार से हम आपका शुरू करेंगे हृदय। ओके, ठीक है, क्लियर है? तो रिवीजन करते जाइएगा क्लास। फैक्ट्स बहुत सारे हैं। ओके, फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे तो मतलब एग्जाम आसानी से निकलेगा। क्लियर क्लास? ओके, और आप लोगों के जो अभी आपने टेस्ट दिया था, आपकी कॉपियां शायद कल तक मिल जाएंगी। ओके, तो आपको मालूम चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। ठीक है, ओके। अभी कल आपने उत्तराखंड की क्लास दी थी, अभी मैं ग्रुप में आपकी कल व्याकरण की जो क्लास थी, स्वर व्यंजन हुआ था, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। बेटा आप मेरे को अपना नंबर दे देना, क्योंकि जितेंद्र ने कल मेरे को वो पेमेंट कर दिया था, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है बेटा? ठीक है। तो कल आपका 3 क्लासेस होंगे। पहली क्लास होगी सर आपके सर की, दुष्यंत सर की। दुष्यंत सर के बाद आपकी बड़ौनी सर की क्लास होगी, और उसके बाद आपकी सीसैट की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास। ठीक है, ओके। तो कल आपकी सुबह 9 बजे से लेकर के 1:45 बजे तक की क्लास है। ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू। ओके, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।